33% महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव क्यों उठ रहे हैं? इसको लेकर सवाल क्यों विरोध हो रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की बातें हो रही हैं ना, 33% लोकसभा में और विधानसभा में, तो उसी को लेकर कानून भी बना था 2023 में। अब इसे 2029 से लागू करने की बातें हो रही हैं। और मैंने आप लोगों से नहीं कहता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियाँ, राजनेता एक पे 11 हैं। अब आप सोचिए कि कानून की जरूरत ही नहीं थी। आपको किसने रोका? बीजेपी वालों को किसने रखा? कांग्रेस वालों को किसने रोका? समाजवादी पार्टी वालों को किसने रोका? टीएमसी को किसने रोका? आम आदमी पार्टी को किसने रोका? आप अपनी जो सीटें देते हैं ना, आप उम्मीदवार बनाते हैं ना, तो 100 सीटें हैं, उस पर आप देखेंगे कि आप 50 उम्मीदवार महिलाओं के दे दीजिए। आपको किसने रोका? ये नहीं देना चाहते हैं। और आप देख लीजिएगा, डर इसी बात का है, और पहले भी डर इसी बात का था। मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण 50% महिलाओं को होना चाहिए, 33 नहीं, 50% होना चाहिए। आधी आबादी है महिलाओं की भाई, आप 33% क्यों दे रहे हैं? 50% दीजिए। और इन 50% जो महिला उम्मीदवार हों, ये आम घर की निकली हुई हों, आम मतलब आप सोचिए वोटर हों, उन्हीं में से चुनाव लड़ाइए आप। ऐसा ना हो कि किसी आप राजनीतिक परिवार की महिला को, घर की महिला को वो टिकट दे दे। अभी तक यही तो होता आ रहा है। आप लोकसभा और महिला, जो लोकसभा में महिलाएं हैं, जो आपकी विधानसभा में महिलाएं हैं, किसी एक का नाम बताइए जो अपनी दम पर जाकर चुनाव जीती हैं और मतलब आप देखिए कि वो आम घर से उठ के आई हुई। नहीं देखने को मिलता है ना। या किसी हीरोइन को दे दिया जाता है, किसी बाप की बेटी को दे दिया जाता है, बाप की पत्नी को दे दिया जाता है, कई बाप की उसको दे दिया जाता है, वो बहू को दिया जाता है। अरे आम घर के, हमारे आपके घर की महिलाओं को कहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिलता है? बताइए ना। उन्हें भी मिल बे, ये भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? सरकार को ये भी करना चाहिए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को जो 3 ड्राफ्ट बिल मसौदा विधेयक भेजे, उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना। दूसरा, संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। और इन विधेयकों को 16 से 18 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में किया जाएगा। कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026। ये 2023 में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर आधारित है और जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। और इसी वजह से 2023 का ये कानून संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद कई लोगों ने चिंता जताई थी कि इस आरक्षण को लागू होने में 1 दशक से भी अधिक समय लग सकता है, वो दिखाई भी दे रहा है। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2029 के अगले आम चुनाव में इस आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने इन तीनों विधेयकों की आलोचना की। विपक्षी दलों ने इसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश बताया, इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। अब आप देख लीजिए, जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची उठा के देख लीजिए। बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया और कौन सी महिलाओं को टिकट दिया, उनका पहले से राजनीतिक बैकग्राउंड था क्या? कांग्रेस वालों को देखिए, टीएमसी वालों का देखिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये नेता, ये राजनीतिक पार्टियां किसी की नहीं है, आम घर के लोगों के लिए नहीं है, ये ना गरीबों के लिए, आम घर के मतदाताओं के लिए कुछ करने वाले हैं ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? और सबसे तीखी आलोचना लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव को लेकर हो रही है। कई विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई कि सीटों के पुनर्निर्धारण का जो आधार है वो दक्षिणी राज्यों की लोकसभा में प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है। अब देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या 850 करने की बातें हो रही हैं। संविधान के जो संशोधन हो रहा है ना, 131वां संशोधन विधेयक 2026 में प्रस्ताव है कि लोकसभा में अधिकतम 850 सीटें होंगी, 815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। फिलहाल लोकसभा में अभी वर्तमान में 543 सीटें हैं और संविधान में इनकी अधिकतम संख्या 550 तय की गई है। और देखिए, विधेयक कहने का मतलब है राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक को हटाया जा सके। अनुच्छेद 81 के इन्हीं प्रावधानों की वजह से 1976 से ही लोकसभा की सीटों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ।
तो अगर मौजूदा लोकसभा का आधार 1971 की जनगणना थी, तो लोकसभा की सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव किस आधार पर दिया जा रहा है? और इस सवाल का जवाब परिसीमन विधेयक 2026 में है, जिसे भी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कहा गया कि परिसीमन की प्रक्रिया ताजा विकासित जनगणना के आधार पर होगी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, यानी विधेयक का आधार होगी 2011 की जनगणना। और यही वह बिंदु है जिस पर दक्षिणी राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व कम होने की चिंता है। और अब हर राज्य को मिलने वाली संसदीय सीटों की संख्या इस आधार पर तय हो रही है कि वो किसी राज्य की आबादी उसके निर्वाचन सीटों का अनुपात सभी राज्यों में लगभग बराबर रहे, यानी पूरे भारत में हर सीट लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। एक और आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है, अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए बातें हो रही कहाँ, दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल। आप देखिए कि वो आंध्र प्रदेश में कहा जा रहा है, क्योंकि सीटों का जो घोड़ा भाग है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। और जनसंख्या रोकने में प्रगति किसने दिखाई? दक्षिण के भारत के राज्यों ने। वो कह रहे हैं भैया हमने तो अच्छे के लिए किया था कि जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े, आप ही तो कह रहे थे जनसंख्या रोकिए रोकिए, और हमने रोका और आप देखेंगे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो उत्तर भारत के राज्य जो बढ़ रही जनसंख्या उन्हें फायदा हो रहा है। तो उसी को लेकर आपने देखा होगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, हम आपको इनाम देंगे, कुछ पैसे देंगे। इसीलिए बात हो रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों की आपत्ति, तो दशकों तक भारत में जनसंख्या वृद्धि असामान्य रही है और जिसमें दक्षिणी राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में आबादी के अनुपात में सीटें तय करने का यही मानदंड लागू किया गया तो दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। राजनीतिक टिप्पणीकार अदिति फडणवीस ने बीबीसी से कहा कि दक्षिण राज्यों में जिन्हें आमतौर पर प्रगतिशील माना जाता है, परिवार नियोजन की नीति को बेहतर रूप से अपनाया और छोटे परिवारों को बढ़ावा देने की कोशिश की। दक्षिणी राज्यों को लग रहा है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की उनकी यह कोशिश उन्हें नुकसान की स्थिति में डाल देगी। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि परिवार नियोजन पर बेहतर काम करने का उन्हें इनाम मिलने के बजाय नुकसान झेलना पड़ेगा और सीटों को तय करने का आधार जनसंख्या ही होता है ही होगा। तो ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में सीटें दक्षिणी राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी और संसद में इन राज्यों से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाने लगेगी। सरकार बार बार यह आश्वासन देती रही कि संसद की मौजूदा संरचना में राज्यों की अनुपातिक हिस्सेदारी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि एक्स पर ट्वीट किया कि एक पोस्ट में कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विधेयकों में कुछ भी नहीं है और दक्षिण राज्यों के नेताओं को उन्होंने अपनी चिंता भी जताई। एक वीडियो संदेश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना परिसीमन को आगे बढ़ाने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा जब केंद्र सरकार ने हमसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, छोटे परिवार रखने और परिवार नियोजन के उपाय अपनाने को कहा तो हमने तमिलनाडु ने उसका पालन किया। क्या आप अनुशासित तरीके से काम करने की यही सजा दे रहे हैं? और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से के अपने समकक्ष बीजेपी की सहयोगी चंद्रबाबू नायडू को पत्र लेकर उनसे अपील की कि वो दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर सीटें बढ़ाने में प्रो राटा मॉडल का विरोध करें। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रस्तावित 850 सीटों के पुनर्गठन का सटीक ढांचा अभी साफ नहीं है। विधेयक में कहा गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला परिसीमन आयोग अंतिम रूप देगा, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे। गौरतलब है कि विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि भविष्य में किस जनगणना को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा, यह संसद साधारण बहुमत से तय कर सकेगी। फिलहाल इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है, यानी संसद में 2/3 बहुमत की। महिला आरक्षण 33%। तो महिला संगठनों, महिला सांसदों ने दशकों से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठाई। फिलहाल लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, कुल सीटों का 14%। अब रोका कौन सी पार्टी को था? किसी ने रोका था कि आप कम महिलाओं को टिकट दीजिए? आप तो अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दीजिए। और इनमें से जो महिलाएं हैं वो अधिकतर महिलाएं राजनीतिक घरों से निकली हुई हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनमें आम घर की कोई महिला नहीं मिलेगी आपको। राज्यसभा में 42 महिला सांसद हैं, कुल सीटों का 18% है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दुनिया भर में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व औसतन 27.2% है, यानी कि भारत में महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व दुनिया की तुलना में काफ़ी कम है। 2023 में भारत ने एक कानून पारित किया जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सुनिश्चित किया गया, लेकिन इसे जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होना था। प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 में कहा गया कि इसमें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में देरी होगी। आगे इसमें प्रस्ताव में है सीटों के परिसीमन में यह आरक्षण ताजा विकासित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू किए जाए, यानी फिर से 2011 की जनगणना।
और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन हर डिलिमिटेशन साइकिल परिसीमन चक्र के बाद होगा। यह आरक्षण 15 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिससे संसद आगे बढ़ा सकती है। हालांकि इस प्रावधान के इस अंतिम उद्देश्य पर जो ज्यादातर पार्टियों में सहमति दिखती है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे राज्य चुनाव के बीच लाने के समय पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने लिखा कि सरकार महिलाओं को बहाना बनाकर परिसीमन के अपने असली एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी उनका कि 39% सांसद महिलाएं हैं। उन्होंने लिखा कि जब 2023 में यह बिल पारित हुआ तब विपक्षी दलों ने आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की थी, लेकिन हमारी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस अचानक सामने आए परिसीमन के विचार को देश के सामने स्वीकार बनाना असंभव हो गया, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने भी इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा 2023 में जब यह बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ था, तब महिला संगठनों ने सरकार से पूछा था कि इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है, इसे जनगणना परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन उस कानून में प्रावधान था कि जनगणना या परिसीमन के बिना महिला आरक्षण नहीं लागू नहीं होगा। कुछ ही महीनों में सरकार ने यू टर्न ले लिया और अब वह कह रही है कि वह इससे जनगणना परिसीमन से अलग करना चाहती है। पारदर्शिता की मांग का मतलब यह नहीं है कि हम संसद में महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। राजनीतिक विश्लेषक राहुल वर्मा ने कहा कि बीजेपी इस कदम से राज्य चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर सकती है। वर्मा ने कहा कि इस बिल में उन्हें थोड़ा फायदा मिलेगा अगर इस कदम से मामूली फर्क भी पड़ता है। मान लीजिए कि इससे महिलाओं का 10% वोट का झुकाव होता है, तो यह बड़ा फायदा होगा। जब चुनाव 3 से 4% अंतर से जीते जाते हैं और आप 1-2% अतिरिक्त वोट ले आते हैं, तो यह गेम सेट मैच हो जाता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।